आज मैं आप लोगों से जिस केस की बात करने जा रही हूँ वो शायद एक फिक्शनल मूवी से भी ज्यादा अजीब है। फिलीपींस के इस केस से ये साबित होता है कि वास्तविक जीवन में भी कई अजीबोगरीब चीजें हो सकती हैं, क्योंकि इस पिक्चर परफेक्ट फैमिली में जो चल रहा था वो एक हॉरर फिल्म से भी कहीं ज्यादा डरावना है। क्रूज मैगवार्ड फिलीपींस की कोटाबाटो में स्थित एक टीचर थे जिन्होंने एक एलिमेंट्री स्कूल के प्रिंसिपल नोवेला से शादी की थी। उनका एक जवान लड़का और एक जवान बेटी थी जो कुछ ही दिनों में डॉक्टर बनने वाली थी। उन्होंने एक 17 साल की लड़की को भी गोद लिया था जो जुलाई 2021 से उनके साथ रह रही थी। 10 दिसंबर 2021 को क्रूज हमेशा की तरह काम से बाहर था, लेकिन फिर दोपहर 2 बजे के बाद उसे एक ऐसा मैसेज मिला जिसने उसको झकझोर कर रख दिया। कोई उसके घर में तोड़ फोड़ कर रहा था जहाँ उसके बच्चे भी थे। क्रूज जैसे जैसे घर आया और सामने के दरवाजे को जोर से खटखटाया, ये देखने के लिए कि आखिर क्या चल रहा था। वो सामने के दरवाजे से अंदर नहीं घुस पाया, जिस वजह से उसे पीछे की ओर से घुसना पड़ा। लेकिन तभी उसने खून से सना एक कंबल देखा। उसने अंदर घुसते ही देखा कि पूरे घर में तबाही मची हुई थी, सब कुछ बिखरा पड़ा था। लेकिन जैसे तैसे वो अपने बच्चों के लिए चिल्लाते हुए आगे बढ़ा और अंदर गया। उसने कुछ ऐसा देखा जो उसके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला था। उसके दोनों बच्चे खून से लथपथ जमीन पे थे, वे बिल्कुल भी हिल नहीं रहे थे। फिर क्रूज ने किसी को मॉम डैड करके बुलाते हुए सुना। उसकी गोद ली हुई बेटी बाथरूम से नहाने के बाद बाहर आ रही थी। वो नहाकर बाथरूम से बाहर निकल रही थी। उसने शांति से क्रूज को कहा कि घर पर स्वागत है डैड। लेकिन ये बहुत अजीब था क्योंकि उसने कभी क्रूज को डैड नहीं बुलाया था। लेकिन क्रूज के पास शायद तब इस सब पर विचार करने का मनोबल नहीं था, क्योंकि उसके दोनों बच्चों की बहुत ही रहस्यमयी तरीके से मौत हो चुकी थी। और 17 साल की जेनिस शायद वो आखिरी इंसान थी जिसे क्रूज इतना भयानक काम करने के लिए शक करता। लेकिन पुलिस को जेनिस पे शक करने में ज्यादा देर नहीं लगी। जल्द ही उन्होंने गोद ली हुई बेटी को पूछताछ के लिए बुलाया। लेकिन क्यों? क्या वो खतरे में नहीं थी? आखिर चल क्या रहा था? उलझा हुआ क्रूज बस अपने बच्चों की लाशों को देख रहा था और उसे कुछ पता नहीं था कि आखिर क्या सोचना है, क्या करना है। क्रूज के तीनों बच्चे एक दूसरे के साथ काफी वक्त बिताते थे और यहाँ तक कि वो अपने टिकटॉक वीडियोस भी साथ में बनाते थे, जहाँ हम सब उनको हंसते मुस्कुराते हुए देख सकते हैं। किसने सोचा होगा कि 17 साल की जेनिस एक इतना भयानक अपराध को अंजाम दे सकती है। यदि आपने पहले से ही इस केस के बारे में सुना है तो आपने शायद पहले से ही इस केस की कुछ भयानक मुर्दा घर की तस्वीरें देखी होंगी। एक्चुअली पिक्स को कभी बाहर निकलना ही नहीं चाहिए था और मैं सोच भी नहीं सकती कि उनके पिता को उन्हें इस तरह के पाकर कैसा लगा होगा। इस बारे में सोचकर ही मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन आखिर उनके साथ ऐसा किया किसने? क्रूज के घर में हुए इस हिंसात्मक हमले और लूट को पहले 3 अनजान लोगों पर ठहराया गया था। फिर जल्दी गोद ली हुई बेटी ने कहा कि 3 अनजान लोग घर में जबरदस्ती घुसकर तोड़फोड़ कर रहे थे, जिसके बाद वो जल्दी से एक बक्से के पीछे जाकर छुप गई थी। फिर उन लुटेरों ने उन दोनों की बड़ी बेरहमी से जान ले ली, ये जेनिस का कहना था। लेकिन जिसने भी उनको अटैक किया था उसने उनको मरने के लिए एक बेसबॉल बैट और हथौड़े का यूज किया था। इस सब के बाद भी जेनिस की बातों का कोई मतलब नहीं बन पा रहा था। जेनिस ने मिस्टर मैगवार्ड के घर पहुंचने से कुछ ही मिनटों पहले ही सोशल मीडिया पे मदद मांगते हुए पोस्ट डाला था। अगर वो बाथरूम में थी तो सोशल मीडिया पे पोस्ट किसने किया? और तो और आप खुद ही सोचिए, कोई क्यों बाथरूम में नहा रहा होगा जब उसके भाई बहन की बॉडीज अगले कमरे में पड़ी हो? इससे भी ज्यादा अजीब बात तो ये थी कि किसी ने पहले से ही मासूम ग्रिजल के सर को एक तौलिए से ढक दिया था। ऊपर से इस खून में जिन हथियारों का इस्तेमाल हुआ था उन्होंने इस केस को और भी रहस्यमयी बना दिया, क्योंकि हथौड़ा और बेसबॉल बैट घर के अंदर से ही आया था, जो केवल अडॉप्टेड जेनिस और उसके पेरेंट्स को पता था कि वो कहाँ रखे गए थे। ये हथियार हाल ही में उन्हीं के बाथ हाउस में छुपाया गया था। अब जाहिर सी बात है कि कोई अपराधी गलती से तो ऐसे छुपाए गए हथियार को नहीं ढूंढ पाएगा। इसके बाद जैसे ही सब सबूतों को जोड़ा गया तो वो एक ही इंसान की ओर इशारा कर रहा था। इस मैगवार्ड केस की तुलना पब्लिक द्वारा फिल्म ऑर्फन से की जा रही थी। आखिर क्यों? एक तरीके से ये केस फिल्म ऑर्फन से मिलता जुलता था, क्योंकि यहाँ भी एक अनाथ लड़की को खुशहाल सी फैमिली में अडॉप्ट किया गया था। मैगवार्ड परिवार की बेटी क्रिजल अपनी सोसाइटी में काफी पॉपुलर थी
और ये बताना काफी आसान भी है। क्रिजल क्राइस्ट चर्च में CFC यूथ का एक हिस्सा थी और आगे जाके डॉक्टर बनना चाहती थी। वो अक्सर खोई हुई बिल्लियों के बारे में अलर्ट्स को रीपोस्ट करती थी और पड़ोसियों के अनुसार वो असल में एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। अफसोस की बात तो ये है कि अब उसका फेसबुक पेज एक मेमोरियल बन के रह गई है। उसका छोटा भाई उसके साथ अक्सर टिकटॉक वीडियोस में डांस किया करता था और वो हमेशा काफी खुश लगता था। एटलीस्ट बाहर से तो सबको ऐसा ही कुछ दिखता था। मार्गरेट परिवार के भाई बहनों की बॉडीज की डिस्कवरी के कुछ दिन बाद ही ये मामला टिकटॉक और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स में आग की तरह फैल गया। जल्दी ट्विटर पे हैशटैग जस्टिस फॉर मार्गरेट सिबलिंग्स जोरों शोरों से ट्रेंड करने लगा। लोगों का शक पूरी तरह से गोद ली हुई बेटी पर पड़ा और वो सोशल मीडिया में जेनिस को हर संभव तरीके से कोसने लगे। जल्दी लोग ये जानने के लिए और बेताब और उत्सुक हो गए कि केस की जांच में क्या प्रोग्रेस थी। बेसिकली हर कोई जानना चाहता था कि गोद ली हुई जेनिस पर अब तक कोई हत्या का आरोप क्यों नहीं लगाया जा रहा है। कुछ समय बाद ये न्यूज इतनी फैला दी गई कि मैगवार्ड परिवार के लिए अपने सदमे से जूझना और मुश्किल हो गया। उन्होंने पब्लिकली आकर रिक्वेस्ट भी किया कि जब तक इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं होती तब तक सोशल मीडिया में कोई एलिगेशंस या कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ना फैलाई जाए। लेकिन उनके सारे एफर्ट्स बेकार गए। केस आग की तरह फैलता रहा। किसी को कोई चिंता नहीं थी मैगवार्ड परिवार पे इन सब चीजों को क्या असर पड़ेगा। कुछ लोगों को पहले से ही मैगवार्ड परिवार की अडॉप्टेड बेटी थोड़ी सी अजीब सी लगती थी, क्योंकि उसके सोशल मीडिया पोस्ट काफी डिस्टर्बिंग हुआ करते थे। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि मे बी उसने पास्ट में अपने व्यवहार में कुछ अजीब लक्षण दिखाए होंगे। नाउ दैट्स वेयर दिस बिकम्स मोर क्रीपी। उसके सभी दोस्त का कहना था कि वो हमेशा सबसे हंसी खुशी नॉर्मली बिहेव करती थी। एक बार जेनिस ने चर्च के डोनेशन फंड्स चुराए तो थे, लेकिन फिर मैगवार्ड परिवार ने उसको माफ कर दिया क्योंकि ये बहुत ही आम घटना है। बहुत बच्चे बचपन में ऐसा करते हैं। इवेंचुअली कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ पानी की तरह साफ कर दिया। मैगवार्ड सिबलिंग्स के दर्दनाक हत्या के 6 दिन बाद आखिरकार गोद ली हुई जेनिस सामने आकर स्वीकार करती है कि उसने अपने भाई बहन पे इतना भयानक हमला किया था। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? घंटों पूछताछ करने के बाद पुलिस को ये पता चलता है कि जेनिस ने ये सब अपने भाई बहन के प्रति जेलसी और अपने मम्मी पापा का अटेंशन पाने के लिए किया था। पुलिस को पास की एक नाली में उसके खून से सने कपड़े भी मिले थे। तो बस अदालत के मुकदमा के अलावा केस पूरा पानी की तरह साफ था। लेकिन इसके बाद पुलिस ने, पब्लिक ने मैगवार्ड परिवार को उनके कठिन समय में परेशान करना नहीं छोड़ा। हर दिन उनके पास 100 से भी ज्यादा कॉल्स, टेक्स्ट मैसेजेस और ईमेल्स आ रहे थे, जिससे उनकी परेशानी और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। इस बीच क्रिजल ग्विन और उसके भाई को दफना दिया गया और मैं अभी भी इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ कि उनके पेरेंट्स के लिए ये कर पाना कितना मुश्किल होगा, किन चीजों से गुजर रहे होंगे वो। मिसेस मैगवार्ड ने जनवरी की शुरुआत में अपने बच्चों को श्रद्धांजलि देते हुए एक लंबा सोशल मीडिया पोस्ट किया और सभी को उनकी शांति के लिए प्रार्थना करने को कहा। लोकल गवर्नर एमिलू मेंडोजा ने कहा कि यहाँ सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग बात तो ये है कि ये क्राइम एक गोद ली हुई बेटी द्वारा अंजाम दिया गया था, जिसको मैगवार्ड परिवार ने अपना मानकर प्यार किया। इससे अब आगे उस एरिया में बहुत परिवार बच्चों को गोद लेने से डरेंगे। लेकिन अब लोगों को ये भी समझना पड़ेगा कि एक एक्सेप्शनल इंसिडेंट था जो आपको रेगुलर देखने को नहीं मिलता। नाउ लेट मी टेल यू कि ये केस अभी तक खत्म नहीं हुआ था। अभी रिसेंटली मुझे पता चला कि पुलिस को किसी और पे भी शक है। उनका कहना है कि इस हत्या को अकेला अंजाम नहीं दिया जा सकता। पुलिस अब एक लड़के को ढूंढ रही थी जिसे क्रिजल और उनके परिवार चर्च में मिले थे। पुलिस ने इस केस में अपनी जांच जारी रखी है क्योंकि क्राइम सीन से क्रिजल का सेलफोन गायब था और ढूंढने पे वो एक रैंडम लोकल नशेड़ी के पास पाया गया। कभी कभार आपको ये पता ही नहीं चलता कि आपके साथ रहने वाला दोस्त या बहुत दिन की पहचान का कोई किस हद तक गिर सकता है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।